विद्यार्थी मित्रों, 11th इकोनॉमिक्स में प्रकरण 7 के अंतर्गत आज हम अभ्यास करेंगे विकासशील भारतीय अर्थतंत्र के लक्षण। विकासशील अर्थतंत्र का मतलब हुआ कि जो अर्थतंत्र अल्प विकसित है या जिसकी विकास की प्रक्रिया चालू है उसे कहते हैं विकासशील भारतीय अर्थतंत्र। तो भारतीय अर्थतंत्र जो है वो विकासशील अर्थतंत्र ऐसा कह सकते हैं। विश्व बैंक 2004 के विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत कम आवक वाला या विकासशील देश है। तो इस संदर्भ में भारत के लक्षण हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि में आपको यहाँ पर आंकड़ों में बताना है सब चीज़, तो आप कम से कम इन आंकड़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपका प्रश्न या आपका उत्तर पूरा होगा। तो देखिए 1950-51 से 1990-91 तक की बात करें तो वृद्धि दर, आर्थिक विकास वृद्धि दर 3.5% था, जो 1990-91 में जब आर्थिक सुधार या नई नीति आर्थिक बनाई गई तो उसके बाद बढ़ करके वह 6.8% हो गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि बढ़ते हुए आर्थिक वृद्धि का दर दर्शाता है कि भारत जो है वह विकासशील देश है। दूसरा पॉइंट आता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में बताएंगे आप कि 1950-51 में या 1950-51 से 2013-14 के 63 वर्षों में 18 गुना वृद्धि हुई है राष्ट्रीय आय के अंदर। और साथ में आप बता सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में योगदान 2014-15 की दृष्टि से कृषि क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में 17.6% रहा, उद्योग क्षेत्र का रहा 29.7% और सेवा क्षेत्र का रहा 52.7%। इस तरह से जो अर्थतंत्र में 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा, तो उन क्षेत्रों का योगदान 2014-15 में आपको दिखाई देगा कि राष्ट्रीय आवक में इस तरह से रहा। तो यह दर्शा रहा है कि कृषि कम हुआ इसका योगदान, उद्योग का जो है योगदान बढ़ा और सेवा का योगदान बढ़ा, जो दर्शाता है कि भारत एक विकासशील देश है। तीसरा पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो रुपए में कहें तो 1950-51 में जो है प्रति व्यक्ति आय 7,114 रुपये थी, जो 2013-14 में बढ़कर के 39,904 रुपये हो गई। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई। 1990-91 के आर्थिक सुधार के पहले प्रति व्यक्ति आय में 1.6% वृद्धि पाई गई और उसके पश्चात इसमें 5.5% की वृद्धि पाई गई। तो प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि होना ये भी विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण है, जो भारतीय अर्थतंत्र में इसका समावेश हम कर सकते हैं। अब आता है रोजगारी क्षेत्र। तो रोजगारी क्षेत्र में जैसे हमने बताया कि 3 मुख्य क्षेत्र हैं, प्राथमिक या कृषि, औद्योगिक और सेवा। प्राथमिक में कृषि संचालन से संबंधित जैसे पशुपालन, मछली पालन, ये सब उसके अंदर आ गए। औद्योगिक क्षेत्र में छोटे बड़े उद्योग आ गए, निर्माण उद्योग आ गए, सेवा क्षेत्र आ गए। और सेवा क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, दूरसंचार और बैंकिंग, बीमा, ये सभी जो है सेवा क्षेत्र में। तो 3 प्रकार के हुए। अब इन तीनों को हमने 50-51 और 11-12 के जो है आंकड़ों से इसकी तुलना किया है। तो प्राथमिक क्षेत्र जिसको हम खेती या खेती से संलग्न कहेंगे, तो इसका योगदान रोजगारी देने में 72.1% था 50-51 में, जो घटकर के 2011-12 में 48.9 हो गया। उसकी तरह से उद्योग की बात करें तो उद्योग क्षेत्र का रोजगारी देने में योगदान था 10.6% 50-51 में, और वो बढ़कर के 24.2% हो गया। और इस तरह से सेवा क्षेत्र का रोजगारी देने में योगदान 50-51 में 17.3 था, जो बढ़ करके 2011-12 में 26.9% हो गया। तो विद्यार्थी मित्रों, आप देख सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान रोजगारी में घटा, जबकि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ा, जो विकासशील अर्थतंत्र का लक्षण प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत विकासशील अर्थतंत्र है। उसके बाद आता है आधारभूत सुविधाओं का विकास। आधारभूत सुविधाओं के विकास में हम क्रमशः लेंगे। पहला है बिजली की सुविधा। तो बिजली की सुविधा हम देखेंगे तो अगर हम बात करें 1950-51 की, तो 1950-51 में 2300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता था,
जो 2011-12 में बढ़ करके 2,43,000 मेगावाट उत्पादन हो गया। तो इस तरह से बिजली के उत्पादन में खूब अधिक प्रमाण में जो है वृद्धि बताई गई है, पाई गई है। अगले पॉइंट की बात करें तो शिक्षा की सुविधा, ये आधारभूत सुविधाओं में आएगा। शिक्षा की सुविधाओं की बात करें तो आज़ादी के समय की बात करें तो आज़ादी के समय में 20 विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी और 500 कॉलेज थे, जबकि वर्तमान समय की बात करें तो लगभग 719 यूनिवर्सिटियां या विश्वविद्यालय और लगभग 35,000 कॉलेज अभी हैं। तो इस तरह से जो आज़ादी के समय और वर्तमान स्थिति में देखें तो इसे देख करके आंकड़े से मालूम पड़ता है कि शिक्षा का प्रमाण काफ़ी बढ़ा हुआ है। अगर हम प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो 1950-51 में साक्षरता का दर 18.33% था, जो 2011 में बढ़ करके 73% हुआ। तो ये 2011 के आंकड़े हैं, अभी 2021 के आने बाकी हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में शिक्षा की सुविधा में उत्तरोत्तर वृद्धि पाई गई है, जो ये भी विकासशील जो है अर्थतंत्र के लक्षण है। तीसरा है वाहन व्यवहार की सुविधा। वाहन व्यवहार की बात करें तो वाहन व्यवहार में रेलवे, तो भारतीय रेलवे विश्व का चौथे क्रम का बड़ा नेटवर्क माना जाता है और लगभग 65,000 किलोमीटर का नेटवर्क भारतीय रेलवे का फैला हुआ है पूरे देश में। यह भी अपने आप में एक उपलब्धि है। और उसी तरह से 48.6 लाख किलोमीटर सड़कों का बड़ा नेटवर्क भारत देश के अंदर फैला हुआ है। तो इस तरह अगर वाहन व्यवहार की सुविधा की हम बात करें तो इसके अंदर भी देश बहुत आगे और बहुत आगे क्रम में चल रहा है, जो भारतीय अर्थतंत्र का विकासशील लक्षण दर्शा रहा है। उसके बाद सिंचाई की बात करें हम तो 1950-51 में 22.6 मिलियन हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की सुविधा थी, जो बढ़ करके 2012-13 में 63 मिलियन हेक्टेयर हो गई। तो इसमें भी काफ़ी प्रमाण में वृद्धि हुई। अगर हम एक अंदाज लगाएं तो जितनी भी जमीन खेती लायक है, उस खेती लायक जमीन में कुल जमीन का 45% विस्तार सिंचाई की सुविधा के अंतर्गत ले लिया गया है। तो इस तरह से आधारभूत क्षेत्र की जब हम बात करें, सुविधाओं की बात करें, तो उसमें भी खूब अच्छा विकास हुआ है, जो भारतीय अर्थतंत्र विकासशील है ऐसा दर्शा रहा है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भारत विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए अप्रैल 2014 के विवरण के अनुसार समक्रय शक्ति के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे क्रम पर आता है। तो आप इसके बारे में बता सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह तीसरे क्रम पे आता है, और भी समक्रय की शक्ति के आधार पर। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ आपका चैप्टर पूरा होता है। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न विकल्प वाले और एक वाक्य के उत्तर को देखेंगे। देखते हैं इसके अंदर पहला प्रश्न आपको देखिए इसमें दिया हुआ है। तो विकल्प में स्वाध्याय का है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई। तो आप इसका सही विकल्प चयन करेंगे 1853 में। तो 1853 में भारत के अंदर रेलवे की शुरुआत हुई, ऐसा आप कह सकेंगे। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 2 कि भारतीय मध्यस्थ बैंक RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कौन से वर्ष में हुई। हमने अभ्यास किया, उसके अनुसार विकल्प सी है 1935 में। उसके बाद अगला, इसके बाद इसमें देखते हैं विकल्प में, तो मानव विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय यूएस में कितने डॉलर थी। यूएस के अनुसार रुपए में नहीं, डॉलर में कितनी थी, तो इसको हम बताएंगे $5,150। तो इसका विकल्प सही आएगा, ए विकल्प आएगा। इसके बाद आता है दूसरे क्रम में चौथा नंबर, भारत की राष्ट्रीय आय में सन 2014-15 में सबसे अधिक योगदान कौन से क्षेत्र का था। तो सी आएगा, सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक था। पांचवा नंबर है कि भारत में किस प्रकार की बेकारी देखने को मिलती है। तो हमने बेकारी के टॉपिक में देखा था कि भारत के अंदर ढांचागत बेकारी देखने को मिलती है, तो इसका ऑप्शन आएगा बी। उसके बाद छठा प्रश्न है कि सन 2011 में भारत के कृषि उद्योग में कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार प्राप्त होता था। तो यहाँ रोजगारी बताना है कृषि क्षेत्र में, और 2011 में तो 49% लोगों को रोजगारी प्राप्त होता था। उसके बाद है भारतीय रेलवे विश्व में कौन से नंबर का बड़ा नेटवर्क है। तो अभी आपने देखा चौथे नंबर का, तो इसका विकल्प आएगा
डी। उसके बाद है प्रश्न 8 कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित थे? तो 73% लोग साक्षर थे या शिक्षित थे, ऐसा आपने अभ्यास किया। उसके बाद है सन 2011-12 में भारत की कितने प्रतिशत आबादी गरीब थी? तो यहाँ विकल्प आता है डी 22%। 11-12 की गरीबी का प्रमाण बताना है तो उसको कितना बताएंगे आप? 22% बताएंगे, विकल्प डी। और अंत में 10वां नंबर है कि नीचे दर्शाई गई सुविधाओं में से कौन सी आधारभूत सुविधा नहीं है? तो नहीं है कि अंदर आप बताएंगे आयात और निर्यात, क्योंकि सिंचाई, वाहन व्यवहार, शिक्षा ये सब तो आधारभूत है, इसलिए आधारभूत नहीं है वो आयात निर्यात, सी। उसके बाद एक वाक्य उत्तर देखिए प्रश्न नंबर 2 में, भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1855 में, वर्ष 1855 में, PWD। उसके बाद भारत में बैंक की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1770 में हुई। फिर प्राचीन भारत में किन संस्कृतियों का समावेश है? तो 2 संस्कृतियां बताना है आपको, एक सिंधु घाटी की संस्कृति और दूसरा है आर्य संस्कृति। तो 2 संस्कृति की जो है 2 समावेश था, दोनों का समन्वय था। उसके बाद आता है वर्ष 2011-12 में कृषि क्षेत्र में रोजगारी का प्रमाण कितना था? तो लगभग 48.9% जो है रोजगारी का प्रमाण था। फिर आता है प्रश्न अगला कि मानव विकास विवरण की रचना कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ। तो मानव विकास की विवरण की रचना संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। थोड़ा इसमें 2 प्रश्न और देख लेते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर दीजिए कि होम चार्जेस क्या है? तो आप बताएंगे कि ब्रिटिश शासन के दरमियान प्रबंध के लिए भारत को चुकाया जाने या भारत के द्वारा चुकाया जाने वाला खर्च होम चार्जेस था। यानी जो प्रबंधन खर्च भारत चुकाता था ब्रिटिश सरकार में या ब्रिटिश शासन में, तो उसे होम चार्जेस कहा जाता था। और जिसके अंदर ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन, पेंशन, उनके जो है सुविधा या उनके जो सुविधाएं या लाभ दिए जाते थे, इसके अलावा सेना का खर्च और जो भी कर्ज होता था उस कर्ज का ब्याज, इन सब का समावेश होम चार्ज में होता था। फिर पूछा गया कि भारत कृषि प्रधान देश है, ये विधान समझाइए। तो आप इसमें बता सकते हैं कि भारत की 49% जनसंख्या यानी लगभग आधी जनसंख्या खेती में से रोजगार प्राप्त करती है, कृषि में से रोजगार प्राप्त करती है। इसके अलावा कृषि का जोतने योग्य जमीन का लगभग 45% हिस्सा सिंचाई के अंतर्गत ले लिया गया है। दूसरा आप देख सकते हैं कि भारत मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थतंत्र पर आधारित था पहले से ही, और कृषि व्यवसाय पर ग्राम विस्तार पूरा जो है और स्वावलंबी था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत जो है यह कृषि प्रधान देश है। उसके बाद है भारत की प्राचीन निर्यात बताइए। तो प्राचीन निर्यात भारत में क्या करता था? तो भारत जो है मुख्य रूप से सूती कपड़ा और मलमल के कपड़े का निकास करता था। और इसके अलावा भारत से कच्चा रेशम हुआ, गर्म कपड़ा हुआ, सन हुआ, ताड़पत्री हुआ, मूर्तियाँ, गरम मसाला, तो नील, इन सब का भी निकास भारत निर्यात करता था। तो इस तरह से आपने देखा कि स्वाध्याय के प्रश्न हमने यहाँ पर आपको पूरा समझाया और बड़े प्रश्न अपने सभी वीडियो में आ चुके हैं। और अब अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।